वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग यूनिट 2 का पार्ट 3 करेंगे और ये आपका वीडियो जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सिर्फ यूनिट 1 या यूनिट 2 में नहीं, आज तक मैंने जो भी करा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो यही है कि इसका हर एक जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम लोग देखेंगे सैंपल क्या होते हैं। सैंपल में हम लोग समझने का ट्राई करेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे टाइप 1 और टाइप 2 एरर, क्यूनेस, कर्टोसिस, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इनके डिफरेंसेस देखेंगे। तो ये सिर्फ पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके पेपर 2 के लिए भी सेम इम्पोर्टेंट है। तो मान लीजिए आपने अगर ये वीडियो देख लिया और ये सारे टॉपिक समझ लिए तो फिर आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड का जो चैप्टर है वो काफ़ी आसान हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सैंपल के साथ। बहुत ही आराम से हम लोग समझेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है रिसर्च का। तो सैंपल क्या होता है समझेंगे। मान लीजिए आप रिसर्च करने गए और वहाँ पर आपको देखना है कि एक क्लास में जो स्टूडेंट्स है वो डिसिप्लिन्ड है या फिर नॉन डिसिप्लिन्ड, मतलब क्लास के जो बच्चे वो डिसिप्लिन मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। इसके लिए क्लास में आपके पास 50 बच्चे हैं जिनके ऊपर आपको रिसर्च करना है। तो ये जो 50 बच्चे हैं जिनके ऊपर आपको रिसर्च करना है, इन्हें कहा जाता है आपका पॉपुलेशन। आई होप ये आपको क्लियर है। तो आप जहाँ रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के टाइम आप जिनके पास रिसर्च करेंगे उन्हें कहा जाता है आपका पॉपुलेशन। मान लीजिए आप ट्राइबल एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं तो ट्राइबल जो लोग हैं वो हो गए आपके पॉपुलेशन। यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, वो 50 बच्चे। उसके बाद आता है आपका सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब होता है कि जो मेरे पास अवेलेबल है इन द पॉपुलेशन फॉर द रिसर्च। मान लीजिए 50 बच्चे हैं क्लास में, पर उसमें से सिर्फ 40 बच्चे हैं वो प्रेजेंट है और उन्हीं पे आप रिसर्च कर सकते हैं और उसी दिन आपको रिसर्च भी करना है। तो ये हो गया आपका सैम्पलिंग फ्रेम, मतलब पॉपुलेशन में से जो अवेलेबल है जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं वो हो जाता है आपका सैम्पलिंग फ्रेम। अब देखेंगे सैंपल साइज। सैंपल साइज की अगर बात की जाए, सैंपल साइज में ये रिसर्चर डिसाइड करते हैं कि सैंपल साइज कितना होगा, मतलब जो अवेलेबल पॉपुलेशन है उनमें से कितने जनों पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। मान लीजिए सैंपल साइज आपने डिसाइड किया 10 कि आप 10 जनों में ये सैंपल जो है 10 बच्चों को सिलेक्ट करोगे और उनके ऊपर रिसर्च करोगे और फाइनली आता है आपका सैंपल कि वो 10 बच्चे कौन होंगे 40 बच्चों में से जिन्हें आप सिलेक्ट करोगे एज अ सैंपल फॉर योर रिसर्च। इससे फिर से रिवाइज करते हैं, पॉपुलेशन क्या है, हम लोग जितने भी अवेलेबल मतलब लोग हैं फॉर द रिसर्च उससे कहा जाता है आपका पॉपुलेशन। फिर सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, द अवेलेबल परसेंटेज हु कैन बी रिसर्च्ड, मतलब अवेलेबल पॉपुलेशन को बोला जाता है आपका सैम्पलिंग फ्रेम। फिर सैंपल साइज क्या है, जितने जन पे आप रिसर्च करना चाहते हो उससे कहा जाता है सैंपल साइज। एक बार सैंपल साइज जब डिसाइड किया जाता है आखिर में क्या आता है आपका सैंपल, मतलब आपने मान लिया 10 बच्चों पे करेंगे सैम्पलिंग, मतलब आपने रिसर्च जो है 10 बच्चों के ऊपर करेंगे तो 40 बच्चों में से जो 10 बच्चे उन्हें आप सिलेक्ट करोगे। अब सिलेक्ट जैसे किया जाता है तो सैंपल दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका रैंडम, जिसमें आप रैंडमली किसी भी 10 बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हो, और एक होता है आपका नॉन रैंडम। नॉन रैंडम में क्या होता है, आप अपने मर्जी से बच्चों को सिलेक्ट करते हो कि मेरे मुताबिक, रिसर्चर के मुताबिक आप बच्चों को सिलेक्ट करते हो। तो रैंडम को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है और नॉन रैंडम को नॉन प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है मेरा रैंडम
सैंपल। जब आप रैंडमली सैंपल सिलेक्ट करते हो उसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यहाँ पर भी वही सेम चीज लेते हैं। पॉपुलेशन है मेरे पास, पॉपुलेशन है मेरे पास 50 बच्चे और इनमें से मुझे सिलेक्ट करना है 10 बच्चों को एज माय सैंपल साइज। तो अब देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले अगर देखा जाए रैंडम सैंपल में क्या होता है, रैंडम सैंपल में जो ये 50 बच्चे हैं क्लास में, उनमें से आप रैंडमली सिलेक्ट कर दे तो 10 बच्चों को, इन 50 बच्चों में से रैंडमली आप सिलेक्ट कर लेते हो 10 बच्चों को और उन्हीं 10 बच्चों को के ऊपर आप ये रिसर्च करते हो या फिर ये टॉपिक को आगे बढ़ाते हो। मतलब इसमें क्या होता है, हर एक बच्चे का सिलेक्ट होने का इक्वल चांस है क्योंकि आपने सभी को जो है रैंडमली सिलेक्ट किया है। फिर आते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल की अगर बात की जाए तो सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल में क्या होता है, आप एक रेगुलर इंटरवल के बाद बच्चों को सिलेक्ट करते हो, एक इंटरवल रखते हो और उसी इंटरवल के बाद बच्चों को सिलेक्ट कर दो। मान लीजिए आपने इंटरवल रखा कि 5th, जो भी 5th बच्चा होगा उसे मैं सिलेक्ट करूंगा। तो फिर आपने स्टार्ट किया बच्चों को सिलेक्ट करना, तो रोल नंबर 1, 5, 10, 15 ऐसे करके आपने सिलेक्ट किया 50 तक। यहाँ पर भी आपने 10 बच्चों को सिलेक्ट किया पर इसमें एक सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, रैंडमली तो किया पर एक सिस्टमैटिक तरीके से हर एक 5th जन को आपने सिलेक्ट किया। तो जब भी आपका रैंडम सैम्पलिंग में इंटरवल देके बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है या फिर पॉपुलेशन में से सैंपल साइज को सिलेक्ट किया जाता है तो उसे कहा जाता है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रैटिफाइड सैंपल क्या हो रहा है। स्ट्रैटिफाइड सैंपल, मान लीजिए आपके पास 50 बच्चे हैं। अब आपने यहाँ पर पॉपुलेशन में लिखा है कि 50 चिल्ड्रन है आपके पास। अब ये जो 50 बच्चे हैं इसमें से 25 बच्चे जो है वो आपके गर्ल्स है और बाकी 25 बच्चे जो है वो आपके बॉयज है। तो आपने क्या किया, गर्ल्स में जो 25 बच्चियां हैं उनमें से 5 बच्चों को सिलेक्ट किया और बॉयज में जो 25 बच्चे हैं उनमें से 5 बच्चों को सिलेक्ट किया। ये दोनों को ऐड कर दिया तो आपके पास आपका सैंपल साइज आ गया है। सैंपल साइज जो है 10 वो आपको मिल गया है। तो इसमें क्या किया हम लोग ने, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग को पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन को स्ट्रैटा में कन्वर्ट कर दिया। इससे कहा जाता है आपका स्ट्रैटा। ये जो डिफरेंट ग्रुप्स में आपने डिवाइड कर दिया इसे कहा जाता है स्ट्रैटा। और फिर स्ट्रैटा में से आपने रैंडमली सिलेक्ट किया 5 बच्चों को और उसे मिला के 5-5 बच्चों को मिला के आपने अपना सैंपल साइज बना लिया जो कि है 10 बच्चे। फिर लास्ट में देखा जाएगा क्लस्टर सैंपल क्या होता है। क्लस्टर सैंपल क्या होता है, क्लस्टर सैंपल की अगर बात की जाए तो मान लीजिए आपने ये डिसाइड कर लिया कि बच्चे जो है वो डिसिप्लिन मानते हैं कि नहीं मानते। इसके लिए आपने क्या डिसाइड किया कि आप जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनको नहीं लेंगे और जो बहुत बुरे हैं उनको भी नहीं लेंगे। तो इससे क्या होता है, रिजल्ट मतलब आपका कुछ भी आ सकता है। तो इन दोनों कैटेगरी को आपने अलग कर लिया। हमने डिसाइड कर लिया कि पॉपुलेशन में ये दोनों आपके नहीं रहेंगे। अब 50 बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे थे जो कि बहुत अच्छे थे या फिर बहुत बुरे थे। तो आपके पास क्या बचा है, 40 स्टूडेंट्स। अब 50 बच्चों में से 10 बच्चे को आपने बाहर निकाल दिया तो आपके पास बचा 40 स्टूडेंट्स।
इन 40 स्टूडेंट में से आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो 10 बच्चों को, तो ये हो जाता है आपका क्लस्टर सैंपल। मतलब आप जो पॉपुलेशन है वहां से क्लस्टर बनाते हो और फिर वहां से रैंडमली जब सिलेक्ट करते हो उससे कहा जाता है क्लस्टर सैंपल। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी सेम होता है, इसमें नाम से ही है नॉन प्रोबेबिलिटी, मतलब ये नॉट रैंडम। रैंडमली आपके सैंपल को सिलेक्ट नहीं किया जाता और रिसर्चर अपने मन से सैंपल को सिलेक्ट करता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले है आप कॉन्फिडेंस सैंपलिंग। यहाँ पर मैं इंक चेंज कर देता हूँ तब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये है मेरा कॉन्फिडेंस सैंपलिंग। तो यहाँ पर भी क्राइटेरिया आपका सेम है कि बच्चे जो है पॉपुलेशन 50 है और आपको सैंपल साइज जो लेना है वो 10 बच्चों का सैंपल साइज लेना है। तब कॉन्फिडेंस सैंपलिंग में क्या होगा, मान लीजिए आपको 50 बच्चे जो है उनमें से आपके 10 बच्चे जो है वो आपके घर के सामने रहते हैं, नियर योर हाउस, तो उन्हीं को आप सिलेक्ट कर लोगे क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि ये रिसर्च करने के लिए आपको ज्यादा तकलीफ करना पड़े या फिर आपको ज्यादा काम करना पड़े। तो इसलिए आप क्या करते हो कि घर के सामने जो है बच्चे, उन्हीं पे आप रिसर्च का काम कर लेते हो। यहाँ से आप समझ ही सकते हो कॉन्फिडेंस सैंपलिंग, कि आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से आप काम करते हो। फिर आता है हम लोग का जजमेंट सैंपलिंग। जजमेंट सैंपलिंग, जजमेंट सैंपलिंग में क्या होता है, जजमेंट सैंपलिंग में हम लोग पहले से कुछ चीजों के बारे में जजमेंट कर लेते हैं रिसर्च करने से पहले। मान लीजिए आपको ये प्रूव करना है कि क्लास में जो बच्चे हैं वो डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं मानते और ये बहुत ही बुरा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। तो आप क्या करोगे, आप जो 10 सबसे बैड एलिमेंट्स है जो क्लास में सबसे ज्यादा हल्ला करते हैं उन्हीं को अपना सैंपल साइज बनाओगे, उन्हीं 10 बच्चों को अपना सैंपल साइज बनाओगे, ताकि आप जब रिसर्च करो तब ये निकले कि क्लास में बहुत ज्यादा हल्ला होता है और क्लास में एनवायरनमेंट बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया जाता। तो ये हो जाएगा आपका जजमेंट सैंपलिंग। ये आपने एक जजमेंट पहले से बना लिया है रिसर्च करने से पहले और उसी के ऊपर आप सैंपल लेते हो। फिर आता है हमारा कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग, तो कोटा सैंपलिंग की अगर बात की जाए, यहाँ पर कोटा का मतलब यही है कि जो आपका सैंपल है उसे कुछ फिक्स क्राइटेरिया मानना होगा। तो कोटा सैंपलिंग में क्या होता है, मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स है, उनमें से आपके 10 स्टूडेंट्स जो है वो एब्सेंट है, तो आपके बच्चे कितने स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स। अब इन्हीं 40 स्टूडेंट में से आप क्या करते हो, अपना सैंपल ले लेते हो क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि अगले दिन भी आपको काम करना पड़े। इसलिए आप एक क्राइटेरिया बना देते हो कि जो स्टूडेंट उस दिन प्रेजेंट था उन्हीं में से आप सैंपल लोगे। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका कोटा सैंपलिंग। यहाँ पर भी मैंने ऐसा एक एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पर देखिए क्लस्टर सैंपल में क्या था, क्लस्टर सैंपल में 10 बच्चों को इसलिए हटाया गया था ताकि वो कोई एक्सट्रीम वैल्यूज ना दे कि बहुत अच्छा या फिर बहुत बुरा वैल्यूज ना दे, और 40 जन जो बच्चे थे वो एवरेज स्टूडेंट्स थे और फिर एवरेज स्टूडेंट से रैंडमली सिलेक्ट किया गया। पर यहाँ पर कोटा सैंपलिंग में क्या किया गया, 10 आपके 40 स्टूडेंट्स अवेलेबल है उस टाइम पे, इसलिए वहां से आपके 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया। मतलब एक क्राइटेरिया है कि तुम अगर प्रेजेंट होगे तभी तुम्हारे ऊपर सैंपल बनाया जाएगा। तो ये आपका कोटा सैंपलिंग। फिर आते हैं हम लोग एक्सीडेंटल सैंपल पे। तो
तो एक्सीडेंटल सैंपलिंग की अगर बात की जाए, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिन्हें आपका कोई आइडिया नहीं होता है कौन से बारे में हम लोग रिसर्च करते हैं। तो एक्सीडेंटल सैंपलिंग का एग्जांपल क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई दूसरे स्कूल के बच्चे से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्लास में बिहेवियर मेंटेन होता है कि नहीं, जबकि उस स्कूल के बारे में हम लोग को रिसर्च करना ही नहीं है। या फिर हो सकता है दूसरे किसी क्लास से पूछते हैं कि उस क्लास में मतलब डिसिप्लिन मेंटेन होता है कि नहीं, तो उसे कैसे पता होगा कि दूसरे किसी क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन होता है कि नहीं होता है। तो ये सब क्या हो गया, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। जब रिलेटेड ही नहीं होता है रिसर्चर और जिसके बारे में हम लोग रिसर्च करते हैं और सैंपल आपका किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं होता, तब होता है आपका एक्सीडेंटल सैंपलिंग। और आखिर में आपका स्नोबॉल सैंपलिंग। तो स्नोबॉल सैंपलिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है, एक इंसान जो है दूसरे इंसान का रेफरेंस देता है। इसमें मान लीजिए आपका जो रिसर्च टॉपिक है, वो रिसर्च का टॉपिक है क्या टोबैको खाने से हमें कैंसर होता है। ये आपका रिसर्च का टॉपिक है, क्या टोबैको और कैंसर का कोई रिलेशन है या फिर टोबैको खाने से कैंसर होता है कि नहीं। तो आपने जब रिसर्च करने का ट्राई किया तो सबसे पहले आप मिले अक्षय कुमार से। तो अक्षय कुमार से आप जब मिले तब उनको आपने पूछा कि टोबैको खाने से कैंसर होता है कि नहीं, तो वो तो खुद गुटखा बेचते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि कैंसर नहीं होता है। तो अक्षय कुमार से आप गए, अक्षय कुमार को कहा आप क्या दूसरे किसी को जानते हैं जो टोबैको चबाते हैं, तो उन्होंने शाहरुख खान का नाम दिया। शाहरुख खान से आपने पूछा कि क्या गुटखे खाने से कैंसर होता है, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। तो शाहरुख खान ने क्या किया, अपने राजा अजय देवगन का नाम बताया और उनसे भी आपने सेम सवाल पूछा कि टोबैको खाने से कैंसर होता है। तो अजय देवगन ने भी क्या कहा, नहीं नहीं टोबैको खाने से बिल्कुल कैंसर नहीं होता है। फिर अजय देवगन से आपने पूछा तो वो उन्होंने सलमान खान का नाम बताया, सलमान खान ने भी बताया टोबैको खाने से कैंसर नहीं होता। और फिर यहाँ पर आपके ऋतिक रोशन से पूछा आपने, क्या रजनीगंधा खाने से कैंसर होता है टोबैको खाने से, तो ऋतिक रोशन ने भी कहा नहीं टोबैको खाने से कैंसर नहीं होता है, आपका एक 6 पैक एब्स बन रहा है। तो ये क्या होता है स्नोबॉल सैंपलिंग की, एक सैंपल से आप जब कोई एक सैंपल लेते हो और एक सैंपल दूसरे सैंपल के बारे में बोलते रहता है और उसी से आप डाटा कलेक्ट करते हो, तो वो है आपका स्नोबॉल सैंपलिंग। फिर देखेंगे हम लोग टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर आपका नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में मैंने बताया था, और फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो हमारे पास दो तरीके हाइपोथेसिस होते हैं, एक होता है आपका नल हाइपोथेसिस और एक होता है आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मैं इसके बारे में जल्दी से बता दूंगा क्योंकि इसके बारे में हम लोग ने पहले भी क्लास में डिस्कस किया है और डिटेल्स में आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस को हम दिखाते हैं H0, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को दिखाते हैं H1। नल हाइपोथेसिस बताता है हम लोग को कि कोई भी चेंज नहीं है, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वहीं पे क्या दिखाता है कि हाँ चेंज है। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए, आई होप आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, मैं एक बार इंक चेंज कर लेता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए नल हाइपोथेसिस में है एग्जाम्पल कि आपका टोबैको खाने से टोबैको और कैंसर में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये आपका नल हाइपोथेसिस। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बताएगा
कि आप जितना टोबैको खाओगे उतना आपका कैंसर का चांस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये है आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो रिसर्चर जो है वो हमेशा आपके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। रिसर्चर जो है हमेशा आपके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसी के ऑपोजिट में बन जाता है आपका नल हाइपोथेसिस। और जो भी आपका रिसर्च किया जाता है, रिसर्च इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग नल हाइपोथेसिस को जो है उससे गलत प्रूफ कर सके, क्योंकि नल हाइपोथेसिस अगर एक बार गलत प्रूफ हो जाएगा तो आपका आसानी से ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही प्रूफ हो जाता है। और अगर नल हाइपोथेसिस सही प्रूफ हो जाता है तो आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो आपका गलत प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए अब इसको समझते हैं। टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस को हम लोग जब देखते हैं, टेस्ट करते हैं, तो दो तरीके के एरर ज्यादातर दिखाई देते हैं। पहला है आपका टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर में क्या होता है, आपका जो नल हाइपोथेसिस होता है वो आपका सही होता है। टाइप 1 एरर में नल हाइपोथेसिस आपका सही होता है। अब नल हाइपोथेसिस अगर सही होगा इसका मतलब क्या है, जो रिसर्चर ने हाइपोथेसिस बनाया था वो गलत है, मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लोग का गलत होना चाहिए। लेकिन रिसर्चर क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस सही होता है तब भी क्या दिखाते हैं कि नल हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, जबकि असली स्टेटमेंट क्या है, नल हाइपोथेसिस जो है वो सही होता है। और नल हाइपोथेसिस अगर गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, रिसर्चर का जो हाइपोथेसिस है, जो कि आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो इसे कहा जाता है आपका फॉल्स पॉजिटिव। इसे कहा जाता है आपका फॉल्स पॉजिटिव। आप इससे याद रख सकते हो कि जो मतलब हाइपोथेसिस है वो आपका पॉजिटिव है और ये गलत तरीके से पॉजिटिव दिखाया जाता है, और इसे कहा जाता है आपका अल्फा एरर। तो ये फॉल्स पॉजिटिव है और इसे कहा जाता है आपका अल्फा एरर। और टाइप 2 एरर में क्या होता है, टाइप 2 एरर में आपका नल हाइपोथेसिस जो है, नल हाइपोथेसिस आपका गलत होता है। जो नल हाइपोथेसिस है वो आपका गलत होता है। पर यहाँ पर क्या दिखा देता है कि नल हाइपोथेसिस जो है उसे गलती से करेक्ट मान लिया जाता है। और नल हाइपोथेसिस अगर करेक्ट होगा तो उल्टा क्या होगा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, हाँ यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और क्या होता है आपका H1 या फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, आपका फॉल्स नेगेटिव या फिर आपका बीटा एरर। इससे फॉल्स नेगेटिव और आपका बीटा एरर दोनों कहा जाता है। तो याद रखिएगा, रिसर्च के टर्म्स में अगर देखा जाए तो टाइप 1 एरर आपका ज्यादा बड़ा गलत है कंपेयर टू टाइप 2 एरर, क्योंकि टाइप 1 एरर में कोई चीज जो सही है उसको जानबूझ के गलत दिखाया जा रहा है ताकि उसका रिसर्चर का जो हाइपोथेसिस है उसे सही दिखाया जाए, और इसलिए ये ज्यादा बड़ा एरर है, इसलिए कहा जाता है इसको अल्फा। और ये उससे कंपेरेटिवली कम एरर है, इसे कहा जाता है आपका बीटा एरर। ये है आपका टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अब देखेंगे हम लोग स्क्यूनेस के बारे में। स्क्यूनेस के बारे में देखने से पहले हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात की जाए तो जो भी हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा को एक ग्राफ में लिखा जाता है। तो डाटा मान लीजिए मेरे पास है कोई डाटा जिसमें है 4, 8 और 12। मेरे पास रिजल्ट आया 4, 8 और 12। तो इसका मीन क्या हो जाएगा, मीन होगा इसका एवरेज। इसका एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 12, 8, 20, 24, 24/3
यानी कि मेरा एवरेज हो गया 8। तो यहाँ पर आपका मीन वैल्यू क्या हो जाएगा 8। मान लीजिए ये बीच में से जो है वो मेरा वैल्यू है आपका 8। और मेरा दूसरा जो डाटा है उससे मुझे ये कर्व मिला है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझते हैं आपका लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड क्या होता है। लेफ्ट स्क्यूड की अगर बात लेफ्ट स्क्यूड की अगर बात की जाए तो लेफ्ट स्क्यूड में क्या होता है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऐसे नॉर्मल नहीं रहता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपका दोनों जो है ये दोनों आप देख रहे इक्वल है, इधर भी जितना झुका है राइट साइड भी उतना ही झुका हुआ है। पर लेफ्ट स्क्यूड में क्या होता है, लेफ्ट स्क्यूड में आपका लेफ्ट के तरफ ज्यादा झुकाव रहता है और इसे क्या कहते हैं आपका लेफ्ट स्क्यूड। और उसी तरीके से अगर राइट के तरफ ज्यादा झुका हुआ रहेगा इससे क्या कहा जाता है, राइट स्क्यूड। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। तो राइट स्क्यूड में क्या होता है, आपके राइट के तरफ ज्यादा झुका हुआ रहता है और लेफ्ट स्क्यूड में क्या होता है, आपके लेफ्ट के तरफ जो कर्व है वो ज्यादा झुका हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट स्क्यूड की क्या क्या फीचर्स है। लेफ्ट स्क्यूड को आपका नेगेटिव स्क्यूनेस कहा जाता है और इसमें जो पेपर होता है, मान लीजिए क्वेश्चन पेपर बनाया गया और क्वेश्चन पेपर कैसा है, इजी या फिर डिफिकल्ट, तो इसमें होता है आपका इजी पेपर। लेफ्ट स्क्यूड में होता है आपका इजी पेपर। और राइट स्क्यूड में अगर देखा जाए, राइट स्क्यूड में क्या होता है, राइट स्क्यूड को कहा जाता है आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस। इसमें जो पेपर होता है वो आपका डिफिकल्ट होता है। जब भी आपका पूछा जाए कि डिफिकल्ट पेपर है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, तो फिर वो होता है आपका राइट स्क्यूड। चलिए इसे याद करने का एक तरीका बता देते हैं ताकि इसे आप याद कर लें। देखिए मेरे पास एक है लेफ्ट और एक है राइट स्क्यूड। तो अगर लेफ्ट स्क्यूड की अगर बात की जाए तो लेफ्ट स्क्यूड में आप याद रखिए जो लेफ्ट पार्टी के लोग होते हैं वो हमेशा गवर्नमेंट के बारे में नेगेटिव बोलते हैं और उन्हें काफी आसान लगता है कि गवर्नमेंट के बारे में बुरा बोलना, इसलिए जो पेपर है इजी पेपर होता है उनके लिए। और राइट के जो लोग होते हैं, राइट विंग के लोग होते हैं, राइट विंग के लोग हमेशा गवर्नमेंट के बारे में अच्छा ही कहते हैं और उनके लिए काफी कठिन होता है जब भी कोई गवर्नमेंट के बारे में बुरा कुछ बोलता है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि लेफ्ट विंग और राइट विंग। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लेफ्ट विंग के लोग कौन होते हैं, जो कि हमेशा आपके गवर्नमेंट कुछ भी करे उसे नेगेटिव में कहते हैं और उनके लिए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना काफी आसान होता है। तो इससे आप इसी पेपर याद रख सकते हैं। राइट विंग के लोग कौन होते हैं, तो राइट विंग के लोग वो होते हैं जो गवर्नमेंट कुछ भी करे तो गवर्नमेंट को हर टाइम बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने काफी अच्छा किया और उनके लिए गवर्नमेंट की अगर कोई खिलाफ बोले तो फिर वो सुनना उनके लिए काफी हार्ड होता है। उससे आप याद रख सकते हैं कि यहाँ से है हार्ड पेपर। तो ये है आपका स्क्यूनेस। ये आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर आप इसी चीज को याद रख सकते हैं और पेपर में यही चीज से मतलब इसी में से आपका पेपर में क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। फिर देखते हैं कर्टोसिस। कर्टोसिस में हम लोग ने पहले देखा था डिस्ट्रीब्यूशन।
पहले ही हम लोग ने देखा था आपका ये था तो टेस्ट। अब मान लीजिए मेरा जो कर्व है वो अगर बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया, या फिर मान लीजिए मेरा जो कर्व है नीचे के तरफ हो गया, तो इसके अलग अलग नाम है। पहले हम समझते हैं जो नॉर्मल कर्व है उसे क्या कहा जाता है। तो जो नॉर्मल कर्व है उसे कहा जाता है मेसोकर्टिक। आप मेसो से याद रख सकते हैं कि मिडिल। जो कर्व ना ही बहुत ज्यादा ऊंचा है ना ही बहुत ज्यादा नीचा है उसे क्या कहा जाएगा, मेसोकर्टिक। फिर हम देखते हैं ये जो एकदम नीचे के तरफ है, तो ये नीचे के तरफ जो है इससे क्या कहा जाता है, आपका कहा जाता है प्लैटीकर्टिक। एक बार स्पेलिंग देख लेता हूँ, प्लैटीकर्टिक। तो ये फ्लैट से आप याद रख सकते हैं कि एकदम जो फ्लैट होता है, फ्लैट होता है मतलब नीचे की तरफ रहेगा। तो फ्लैट से आप लोग याद रख सकते हैं कि प्लैटीकर्टिक वो है जो बिल्कुल नीचे की तरफ रहता है। और फिर आपका एक ही बचा है जो कि है लेप्टोकर्टिक। अब ये दोनों जब आपने याद कर लिया कि मेसोकर्टिक क्या है, प्लैटीकर्टिक क्या है, तो ऑब्वियसली लेपोकर्टिक जो है वो एक ही सिर्फ आपका बचा है। लेपोकर्टिक क्या होगा, जो सबसे हाईएस्ट रहता है। तो आपको सिर्फ यही दो याद रखना है। इनमें से तीन हैं जो कि आपको दो याद रहेंगे, तो ऑब्वियसली तीसरा जो है वो एक ही चीज हो सकता है, एक ही ऑप्शन आपका सिलेक्ट हो सकता है। तो मेसोकर्टिक क्या है, मेसो एम से आप मिडिल याद रखेंगे कि बीच में जो है, प्लैटीकर्टिक से आप याद रखेंगे कि जो फ्लैट से फ्लैट मतलब जो सबसे नीचे है, और एक ही सबसे ऊपर हो सकता है ऑप्शन में, वो है आपका लेप्टो। लेप्टो मतलब सबसे ऊंचा। उसके बाद हम लोग देखेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो अगर पैरामेट्रिक टेस्ट की बात की जाए तो ये पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज किया जाता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज किया जाता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग किस लिए यूज किया जाता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अगर आप कोई भी रिसर्च करना चाहोगे तो रिसर्चर सबसे पहले जो प्रेफर करते हैं वो है आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ये किस लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये सबसे पावरफुल होता है और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो सही होते हैं। और उसके बाद आता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आप रैंडमली जब सिलेक्ट नहीं करते हो सैंपल का, आपका बहुत चांसेस होता है कि रिजल्ट जो आएगा आपका वो आपका इनकरेक्ट आता है। जब आप रैंडमली किसी चीज को सिलेक्ट नहीं करते हो तब बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएगा। यहाँ पर चलिए फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अगर पहला एग्जांपल ही आप देखें कि कॉन्फिडेंस सैंपलिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे घर के पास जो 10 बच्चे रहते हैं उन्हीं पे हम सैंपल बना रहे हैं और उन्हीं से पूरा क्लास का एनवायरनमेंट समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बहुत चांसेस रहते हैं कि नॉन रैंडम सैंपल जब भी रहे हमारे जो रिजल्ट्स है वो आपके इनकरेक्ट हो जाए। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है वो पावरफुल होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आपका लेस पावरफुल होता है, या फिर करेक्ट होने के चांसेस जो है उसके कम होते हैं। फिर पैरामेट्रिक टेस्ट में देखेंगे सैंपल साइज को बड़ा रखा जाता है
और इसमें सैंपल साइज को छोटा रखा जाता है, क्योंकि जितना आप सैंपल साइज बड़ा रखेंगे उतने आपके चांसेस ज्यादा होंगे रिजल्ट करेक्ट होने के, और सैंपल साइज आप जितना छोटा रखेंगे उतने आपके चांसेस होंगे कि जो रिजल्ट है वो गलत हो जाए। इसे एक बार एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए आपको वही क्लास दिया गया जिसमें 50 बच्चे हैं और बोला गया 50 बच्चों में से डिसिप्लिन है कि नहीं, 50 बच्चे क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं कि नहीं, वो आपको देखना है। तो आपने पहले जो है उसमें लार्ज सैंपल साइज रखा, तो सैंपल साइज जो है वो लार्ज रखा, और दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में आपने स्मॉल सैंपल साइज रखा। तो लार्ज आपने जब सैंपल साइज रखा उसमें आपने 50 बच्चों में से 40 बच्चों को सिलेक्ट किया, और जब स्मॉल सैंपल साइज रखा तो आपने 10 बच्चों को सिर्फ सिलेक्ट किया। अब मुझे खुद से ये बताइए कि ये जो 40 बच्चे हैं वो 50 बच्चों को ज्यादा अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, या फिर जहां पर सिर्फ 10 बच्चों को सिलेक्ट किया वो 50 बच्चों को ज्यादा अच्छी तरीके से सिलेक्ट कर पाएंगे? इसका मुझे एक सेकेंड सोच के आंसर बताइए। तो ऑब्वियसली जो आपके 40 बच्चे हैं वो क्लास को ज्यादा अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपका सैंपल साइज जितना बड़ा होगा आपका सैंपल साइज जितना बड़ा होगा उतने आपके जो रिसर्च है वो करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, और अगर सैंपल साइज छोटा होगा तो आपका जो रिसर्च है वो गलत होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। अब इसमें होता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो अभी हम लोग ने देखा जहां पर जो कर्व है वो इक्वली दोनों साइड में डिवाइड है, इसमें रहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें रहता है नो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है, जो स्क्यूनेस हम लोग ने अभी पढ़ा था नेगेटिव स्क्यूनेस और पॉजिटिव स्क्यूनेस, इसमें आपके स्क्यूनेस दिखाई देता है। फिर आते मेजरमेंट के स्केल पे, ये तो हम लोग ने पहले के चैप्टर में पढ़ा था। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो स्केल होता है वो है आपका रेशियो स्केल। तो सबसे पहले आता है आपका नॉमिनल, फिर आता है आपका ऑर्डिनल, फिर आता है आपका इंटरवल, और फिर आता है आपका रेशियो स्केल। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि सबसे पावरफुल जो है वो पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो पावरफुल होने के लिए क्या किया उसने कि सबसे जो पावरफुल मेजरमेंट्स है उनको यूज किया, इंटरवल और रेशियो। और यहाँ पर नॉन पावरफुल टेस्ट क्या क्या है, मतलब स्केल क्या है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। ये आपका याद रख सकते हैं NOIR से, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो है आपका इंटरवल और रेशियो, और उनमें से जो वीकेस्ट है वो है नॉमिनल और ऑर्डिनल। इसलिए वो किस में है, तो वो है आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है, और अगर आप चाहे तो एक दो बार इसको रिपीट में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग ने कभी पहले किया नहीं होता, तो ये चैप्टर हम लोग के लिए थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में जो कि होगा पार्ट 4 ऑफ द रिसर्च एप्टीट्यूड।